आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर होते हैं दो टाइप के, गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर। बात आगे बढ़ाने से पहले हमको कुछ सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम जो खाना चबाते हैं तो वहाँ पे हमारी जीभ रहती है, दांत रहते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं ओरल कैविटी। चबाने के बाद जो खाना है वो जाता है स्टमक में, पेट में। तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक नली होती है जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। इसके बाद खाना जाता है इंटेस्टाइन में। अब हम बात करते हैं स्टमक की या पेट की। ये 4 भागों में बटा रहता है। पहला जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं उसे कहते हैं कार्डियक भाग, फिर उसके बाद आता है फंडस, और बीच वाला भाग को कहते हैं बॉडी, और सबसे लास्ट वाला भाग उसे अब हम कहते हैं एंट्रम। इसी से जुड़ी होती है इंटेस्टाइन या आंत। आंत के भी 2 भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम कोलोन कहते हैं, और छोटी आंत के होते हैं 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो पार्ट है छोटी आंत का वो प्रारंभिक पार्ट है और यही स्टमक से जुड़ा रहता है। मतलब खाना स्टमक से इसी ड्यूडेनम में होता हुआ आगे जाता है। ड्यूडेनम एक लगभग सी के आकार की होती है। इसको 3 भागों में बटी रहती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ज़्यादातर अल्सर जो ड्यूडेनम के जो अल्सर होते हैं फर्स्ट पार्ट में ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टमक के लेयर्स के बारे में। जो हमारा स्टमक है, पेट है, 4 लेयर्स या 4 परतों से मिलकर बना रहता है। पहली जो अंदर की परत होती है, लेयर होती है, उसे कहते हैं म्यूकोसा। सेकंड को कहते हैं सब म्यूकोसा। थर्ड जिसमें मसल्स वगैरह होती हैं उसको कहते हैं हम मस्क्यूलर लेयर। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम सीरोसा। ये उसी प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं जैसे हमारे कमरे की दीवारों की लेयर्स। जैसे अगर हम दीवार के अंदर से बाहर की ओर चलाएं तो सबसे अंदर होती है पुट्टी, पुट्टी की परत होती है। उसके बाद होता है प्लास्टर, उसके बाद ईंट की परत होती है, और इसके बाद सबसे बाहरी वाला भाग जो आउटसाइड है, रोड या कोई किसी के भी तरफ है, उसको वहाँ पर भी प्लास्टर होता है। स्टमक में मुख्य रूप से 4 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो डिफरेंट टाइप के सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। जो बॉडी पार्ट है उसमें मुख्य रूप से 2 सेल्स रहती हैं। एक का नाम है पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल, दूसरी का नाम है चीफ सेल या जाइमोजन सेल, और एंट्रम पार्ट में पाई जाती है जी सेल, और उसी में पाई जाती हैं डी सेल या डेल्टा सेल। और जो म्यूकस सेल जो रहती हैं मैक्सिमम कार्डियक पार्ट और एंट्रम पार्ट में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इन सेल्स के सीक्रेशन के बारे में। जो बॉडी पार्ट में सेल्स पाई जाती हैं पैराइटल सेल, एक सीक्रेट करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, और एक दूसरा चीज़ को भी सीक्रेट करती हैं, इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो चीफ सेल या जाइमोजन सेल ये करती हैं एंजाइम का सीक्रेशन, जैसे पेप्सिनोजन या गैस्ट्रिक लाइपेज। जो जी सेल हैं जो कि एंट्रम में पाई जाती हैं, ये सीक्रेट करती हैं ये जो जी सेल जो कि एंट्रम में पाई जाती हैं ये सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रन का, कि जो खाने की थैली है जिसे हम स्टमक कह रहे हैं या पेट कह रहे हैं, इसके अंदर एक लेयर चढ़ी रहती है। जैसे हम कमरे की बात करें तो कमरे के
पुट्टी के ऊपर यदि हम पेंट कर देते हैं तो एक पुट्टी क्लियर जमा हो गई ना। इसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर या स्टमक के अंदर एक परत चढ़ी रहती है जिसे कहते हैं हम म्यूकस की परत। इस म्यूकस की परत को बनाता कौन है? म्यूकोसा, जो कि अंदर वाली परत थी स्टमक की। अब इस म्यूकस परत का काम क्या है? ये म्यूकस परत प्रोटेक्टिव लेयर है। ये जो म्यूकस की लेयर है इसका मेन काम है हमारे स्टमक में होने वाले अल्सर को रोकना। किसी भी तरीके से अगर ये म्यूकस की परत विघटित हो जाए, टूट जाए, तो क्या निकल आएगा? स्टमक की अंदर वाली परत, जैसे हम म्यूकोसा कहते हैं। और जब उस म्यूकोसा से एसिड टकराएगा तो क्या होगी? डैमेज होगी। उसी को तो हम घाव कह रहे हैं, उसी को हम अल्सर कहते हैं, उसी को हम छाले कहते हैं। पेट के छाले, पेट के अल्सर, पेट के घाव। जैसे अगर हम कमरे में कोई कील ठोकें तो टूटेगी ना सबसे अंदर की परत। जितनी बड़ी हम कील ठोकेंगे उतनी ही परतें हमारे दीवार की टूटेंगी। इसी प्रकार से हमारे स्टमक में भी जितनी लेयर्स डैमेज होगी उतना ही बड़ा अल्सर होगा या घाव होगा। जब स्टमक की पूरी दीवारें डैमेज हो जाती हैं, पूरी दीवारें टूट जाती हैं, तो उसे कहते हैं परफोरेशन। ये परफोरेशन स्टमक में भी होता है और ड्यूडेनम में भी होता है। अब हम बात करते हैं कि वो कारक जो म्यूकस लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसकी दीवारों को, जो स्टमक की दीवार को बचा रही है, वो टूटेगी कैसे? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर जाता है तो हमारे शरीर भी इसके खिलाफ रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी दिखाता है, जिसके कारण न्यूट्रोफिल, जो कि एक WBC का एक टाइप होता है न्यूट्रोफिल, उससे लाइसोसोमल एंजाइम, ल्यूकोट्राइन्स और ऑक्सीजन के घटक रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं? उस म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को विघटित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्टमक की लेयर एक्सपोज हो जाएगी, दिखने लगेगी और एसिड उसको डैमेज कर देगा और हो जाएंगे अल्सर। कुछ ड्रग्स जैसे एनसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, एस्क्लोफिनेक, ये भी म्यूकस की लेयर को डैमेज कर देती हैं, अल्सर करती हैं। कुछ ब्लड थिनर भी होते हैं जैसे क्लोपिडोग्रेल, एलेंड्रोनेट और स्टीरॉइड। ये सब क्या करते हैं? अल्सर करते हैं। स्टमक के 60% अल्सर होने का कारण है एच पाइलोरी बैक्टीरिया और ड्यूडेनम के 95% अल्सर का कारण है यही बैक्टीरिया एच पाइलोरी। इसके अलावा और भी कारक हैं जो अल्सर पैदा करते हैं, जैसे स्मोकिंग, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, उसके कारण भी अल्सर हो जाते हैं। या फिर कोई अल्कोहल लेता है, दारू पीता है, उससे भी घाव हो जाते हैं। या फिर ऐसे आदमी जो स्ट्रेस लेते हैं, मतलब हैप्पी नहीं रहते हैं, वो अल्सर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। कैफीन का सेवन करने वाले, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उनको भी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। किसी फ्रूट, ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाले खाने, ये भी अल्सर पैदा करने की क्षमता रखते हैं।
हमारे स्टमक की जाइमोजन सेल या चीफ सेल जो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करती है, ये पेप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। इसको सक्रिय कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को सीक्रेट कौन करता है? पैराइटल सेल। यदि इन दोनों में इनबैलेंस हो जाए, पेप्सिनोजन ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा पेप्सिन में चेंज होगा, और ये पेप्सिन जो म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको विकृत कर देगा और अल्सर हो जाएगा। या फिर जो जी सेल है वो निकालते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? पैराइटल सेल पर काम करेगा और उसे उत्तेजित करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने के लिए। तो जब HCl ज़्यादा निकलेगा तो घाव होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के लक्षण के बारे में। तो ऐसे मरीज जिनको पेप्टिक अल्सर होता है और वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर उनसे पूछता है बताओ पेट में कहाँ पर दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा कि मेरे जो नाभि है उसके ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, या फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम या अम्बिलिकल एरिया उसमें दर्द हो रहा है। अगर किसी मरीज को इन हिस्सों में दर्द हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, और अगर उसके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है। ऐसे मरीज सामान्यतः पेट में सीने में जलन की बात करते हैं कि मेरे सीने में जलन होती है, मतलब जो नाभि का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जलन की बात करते हैं, जिसे हार्टबर्न कहते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि भाई बताओ तुमको दर्द कब होता है? खाना खाने के तुरंत बाद होता है कि खाना खाने के 3 से 5 घंटे बाद होता है? तो मरीज ने अगर कहा कि मैं खाना खाता हूँ उसके तुरंत बाद ही दर्द होने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। और अगर मरीज कहता है कि मुझे खाने के कुछ टाइम बाद 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद दर्द होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है। और मरीज से पूछना चाहिए कि बताओ तुमको दर्द रात में होता है कि दिन में होता है? अगर पेशेंट कहता है कि मुझे रात में दर्द होता है 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो समझ लेना चाहिए कि उसको ड्यूडेनल अल्सर है। ऐसा क्यों? क्योंकि खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद स्टमक से खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है, इसलिए उसको रात में दर्द होता है, या खाना खाने के 3 से 5 घंटे बाद दर्द होता है। डॉक्टर मरीज से पूछता है कि तुम्हारे वजन में कहीं कमी तो नहीं हुई है? अगर पेशेंट कहता कि हाँ मेरा वजन पहले की अपेक्षा कम हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर है, क्योंकि खाना खाने से पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तो वो खाना खाएगा नहीं, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा। जब प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट लॉस तो होगा ही, उसको जी में चलाएगा, नौजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, उल्टी भी हो सकती है, और हीमेटिमेसिस मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको अल्सर की समस्या है उनको खून की उल्टी भी हो सकती है, और मेलिना मतलब उसके स्टूल में ब्लड जाएगा। हम उससे पेशेंट से पूछेंगे कहीं तुम्हारी पॉटी में ब्लड तो नहीं आ रहा है? अगर उसने कहा कि हाँ ब्लड आता है, काली काली आती है, रेड रेड आती है, तो समझ लेना चाहिए कि इसको पेप्टिक अल्सर की बीमारी होने के चांस हैं। पेप्टिक अल्सर के मरीजों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब खून की कमी भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में, मतलब पता कैसे चले कि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है कि नहीं। इसके लिए हम पता चला सकते हैं क्लिनिकली, जो भी मैंने बताया, जैसे
कि रात में दर्द होता है कि दिन में होता है, खाना खाने के पहले होता है कि बाद में होता है, पेट के कौन से हिस्से में दर्द होता है, उल्टी के थ्रू, स्टूल के थ्रू। इसके अलावा एक टेस्ट होता है यूरिया या यूरिएज ब्रीथ टेस्ट। हम जानते हैं कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है एंट्रम पार्ट में रहता है, एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है यूरिएज एंजाइम। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी कैप्सूल देते हैं कि भाई तू कैप्सूल खा। उस कैप्सूल में होता है यूरिया, केमिकल होता है यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसमें जो कार्बन है वो नॉर्मल कार्बन नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मल कार्बन का जो परमाणु भार रहता है वो रहता है 12। लेकिन इसमें हम रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करते हैं, इसका परमाणु भार रहता है 14 या 14। तो जब इस व्यक्ति को हम ये यूरिया देते हैं और जब ये एंट्रम पार्ट में पहुंचता है तो उसमें रहने वाला बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा? NH3 अमोनिया और CO2। तो जो CO2 है इसमें कार्बन रहेगा C14 वाला, और कुछ टाइम बाद 5 या 7 मिनट बाद हम उसको कहेंगे किसी गुब्बारे में सांस लो, और हम उस जो बाहर जो हवा आई उसकी हम जांच करते हैं और देखते हैं कौन सा कार्बन है। अगर C14 कार्बन है तो हम समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के पेट में एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट के द्वारा भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं। होता है हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ एंट्रल म्यूकोसा। हमारा जो पेट का जो एंट्रल पार्ट है उसकी हम कुछ हिस्सा लेते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू, और उसकी हम माइक्रोस्कोप में जांच करते हैं। तो उसको डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें वो बैक्टीरिया है कि नहीं। अब ऐसा टेस्ट जिसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कन्फर्मेटरी जो कन्फर्म ही कर देगा कि व्यक्ति को एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर है कि नहीं, उसे कहते हैं एंडोस्कोपी ऑफ अपर जीआई। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी एक मशीन होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब टाइप की होती है, जिसमें कैमरा लगा रहता है। उसका मुंह के थ्रू डालते हैं और चेक करते हैं, स्क्रीन में देखते रहते हैं और डायरेक्टली आंखों से देख लेते हैं कि इसमें घाव है कि नहीं। अब हम अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, उपचार की बात करते हैं। तो हम ट्रीटमेंट को 2 भागों में बांटते हैं, नॉन फार्मेकोलॉजिकल और दूसरा फार्मेकोलॉजिकल। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब जिसमें हम दवाई नहीं देते हैं, अदर्स चीज़ रहती हैं, दूसरी चीज़ें रहती हैं जिसके थ्रू हम सही करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई एनसेड्स ले रहा है, दर्द की दवाई ले रहा है, उसके वजह स्टॉप हो जाए। दूसरी दवाएं जैसे ब्लड थिनर थी, या फिर जोड़ों की जो दर्द होते हैं उसमें जो दवाई लेते हैं एलेंड्रोनिट, उसको बंद करवा देंगे। स्टीरॉयड ले रहे हैं, उसको बंद करवा देंगे। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, चिलम पी रहा है, हुक्का पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उससे कहेंगे भाई बंद कर दे, नहीं तो अल्सर तुम्हारे सही नहीं होने वाले। कोई एल्कोहल का कंजप्शन करता है, दारू पीता है, स्टॉप करवा देंगे। स्ट्रेस मतलब कोई व्यक्ति टेंशन में, उससे कहेंगे भैया हैप्पी हैप्पी रहा करो। लाइफ स्टाइल चेंज करवा देंगे, मतलब सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर खाना, सही टाइम पर जागना। अब हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कंफर्म नहीं हुआ है बैक्टीरिया तो हम सिम्टोमेटिकली इलाज करते हैं, लक्षण के आधार पर इलाज करते हैं। इसमें हम देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें क्या क्या आते हैं? पेंटाप्रोजोल, रेविप्राजोल, और इसके सायरप भी आते हैं, एंटासिड।
के नाम से। तो इसमें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं 6 वीक के लिए। पेंटाप्राजोल है तो 40 मिलीग्राम, रेविप्राजोल है तो 20 मिलीग्राम, दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे पहले। एंटासिड इस सायरप है वो 10 से 15 ml खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद। ये 6 सप्ताह के लिए देते हैं। लेकिन अगर कंफर्म हो जाता है कि इसको एच पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर है तो इसके लिए हम देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अभी जैसे बताया। इसके साथ में 2 एंटीबायोटिक्स हैं। एक है क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में। दूसरी है एमोक्सिसिलिन 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम, दिन में 3 बार 8-8 घंटे के अंतराल में। ये तीनों चीज़ें हम खाना खाने के आधा घंटे पहले देते हैं 2 सप्ताह के लिए। तो घबराएं नहीं। अगर आपको अल्सर के सिम्टम्स हैं या समस्याएं हैं तो किसी अच्छे से डॉक्टर से तुरंत इलाज कराएं, हमसे परामर्श लें। गेट वेल सून।